गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। पूरे उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ रही है। इसी के साथ अब तो शीतलहर भी शुरू हो गई। इसी को लेकर मौसम विभाग ने ये अलर्ट दिया है कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। वहीं अगर बात करें तो साउथ इंडिया साइड की, तो वहाँ चक्रवाती तूफान फेंगल ने अपना कहर मचाया हुआ है, जिसकी वजह से वहां चेन्नई में मौसम में काफी बदलाव देखा गया। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान फेंगल आज दोपहर उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार करेगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में बारिश को लेकर भी अलर्ट दे दिया। उधर राजधानी दिल्ली में शीतलहर शुरू हो गई है। सुबह और शाम के अलावा आज दिन में भी ठंड का एहसास होता रहेगा। आईएमडी ने आने वाले दिनों में भी तापमान की ओर गिरने की संभावना जताई है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो वो सीजन का सबसे ज्यादा सर्द दिन दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से राजधानी के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखा जा रहा है। इसी को लेकर एक मौसम की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार के दिन ढलने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। शाम 8 बजे की बात करें तो न्यूनतम तापमान इस वक्त 19 डिग्री था। वहीं देर रात तक इसके 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना भी बताई गई है। आईएमडी के मुताबिक आज की बात करें तो आज सुबह स्मॉग और हल्का कोहरा छाया रहेगा। रात के वक्त भी यही स्थिति रहेगी। दिन में तो आसमान साफ रहेगा। इसी के साथ अधिकतम तापमान आज 26.4 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री पर बना रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन से 3 दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर हैं, जहां वो आज भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और वहां पर पुलिस का एक अखिल भारतीय सम्मेलन होगा, जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को उड़ीसा की राजधानी में अमित शाह पहुंच चुके हैं। भुवनेश्वर में वो पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार रणनीति बना रही है और वर्तमान वक्त में सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। उधर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे। पीएम मोदी आज इसको संबोधित करेंगे। बीते दिन अमित शाह ने अपने सम्मेलन में संबोधित करते हुए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की थी। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान इस सम्मेलन में देश का शीर्ष पुलिस नेतृत्व मौजूदा और उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा, जिनमें वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नारकोटिक्स, साइबर अपराध और आर्थिक सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में लगातार धमाकों का सिलसिला जारी है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि कहीं बम मिला है तो कहीं धमाका हो गया। अब बीते दिन दिल्ली के प्रशांत विहार से ऐसी खबर आई थी, जहां पे सीआरपीएफ स्कूल के पास बड़ा धमाका हुआ, जिसकी जांच शुरू कर दी गई। और आज की बात करें तो आज उसमें अपडेट ये है कि उस धमाके में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ये बात पुलिस ने बताई है। वहीं पाउडर के साथ कुछ और रसायन भी मिलाए गए, लेकिन रसायन कौन कौन से थे, इनका रोहिणी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अभी पता किया जा रहा है। उधर अधिकारियों का कहना है कि ब्लीचिंग पाउडर आज तक आतंकी वारदात या फिर बम धमाकों में इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे में या तो कोई वेस्ट सामान फेंक रहा है या फिर शरारत की जा रही है। लैब के अफसरों के मुताबिक बेंजोइन पेरोक्साइड बम धमाकों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मौके से पुलिस को बम धमाके के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कोई डिवाइस नहीं मिली है। वहीं पूर्व पुलिस उपायुक्त LN राव के मुताबिक 40 दिनों में 2 धमाकों से ऐसा लग रहा है कि ये कोई शरारत नहीं, बल्कि इसमें कोई संदेश है। शरारत करने वाला इतनी मेहनत नहीं करेगा। इन धमाकों के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। हो सकता है कि वो धमाका करके एजेंसियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी खबर दुनिया की ले लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बात हो चुकी है, समझौता हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी ये खबर आ रही है कि इजराइल ने गाजा पे फिर हमला कर दिया। इस हमले में फिलिस्तीनी काफी लोग मारे गए हैं। अब वहाँ के क्या हालात हैं, ये जान लेते हैं। इस हमले में ज्यादातर लोग गाजा के मध्य स्थित नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र में मारे गए हैं। इन्हें मिलाकर अभी तक इजराइल के हमलों में गाजा में अभी तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वेस्ट बैंक में एरियल कस्बे के नजदीक इजरायली लोगों को ले जा रही बस पर एक फिलिस्तीनी द्वारा फायरिंग करने से 8 यात्री घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत चिंताजनक है। इस बीच जो बाइडेन ने कहा कि अब गाजा में युद्ध विराम की जरूरत है। उन्होंने इजराइल और हमास से गतिविधियों में कमी लाने और टकराव टालने का अनुरोध भी किया।
बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम के लिए नए प्रयास के संकेत दिए हैं। वहीं लेबनान में बुधवार को युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन इजरायली सेना द्वारा उसके उल्लंघन की सूचनाएं आ रही हैं। उधर सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो में विद्रोहियों और सरकारी सेना में लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई शहर में 2 कार बम विस्फोटों के बाद हुई। लड़ाई में कई रॉकेट एलेपिनो विश्वविद्यालय परिसर में गिरे, जिनमें 2 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शहर की सीमा से सटे कई उपनगरीय इलाके और गांव विद्रोहियों के कब्जे में हैं और वहां पर हमेशा टकराव की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ईरान ने ताज़ा संघर्ष के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताया है और साथ ही कहा है कि इन्हीं के समर्थन से विरोधी फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। उधर लेबनान में बुधवार को युद्ध विराम लागू हो चुका, लेकिन इजरायली सेना नहीं मान रही। इन युद्ध विराम उल्लंघनों में कई लोग घायल हो चुके हैं। अब लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकानी ने अमेरिका, फ्रांस समेत विश्व के देशों से इजराइल पर दबाव डालने का अनुरोध किया है, जिससे वो युद्ध विराम का उल्लंघन ना करें। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।